रूपल जिसकी लव मैरिज हुई थी वो आज ससुराल में सूट पहनकर अच्छे से तैयार होकर नीचे आती है और आशा अपनी बहू को देखकर, हाय दैया, इस लड़की के जरा कपड़े तो देखो। बेटा तूने कहा था कि तेरी बीवी घूंघट नहीं करेगी, मैंने इसे घूंघट नहीं करने दिया। फिर तूने बोला कि ये अपने हिसाब से साड़ी पहनेगी, मैंने इसे वो भी पहनने दिया। पर आज देख, आज तो ये ऐसे मॉडर्न सूट पहन कर आ गई है। अब क्या घर की बहू ऐसे कपड़ों में घर से बाहर जाएगी? मैंने इसे उंगली क्या पकड़ाई, ये तो पूरा हाथ पकड़ कर बैठ गई। माँ रूपल ने सूट ही तो पहना है और सूट में खराबी क्या है? मेरे हिसाब से साड़ी से अच्छा है सूट। हाँ बेटा, तुझे कोई कमी क्यों दिखेगी? अगर तुझे इसमें कमी दिख रही होती तो आज ही मेरे घर की बहू थोड़ी ना होती। शांति बहन के बेटे को देखा है, उसने अपनी माँ की पसंद की लड़की से शादी करी और तू इस कलमोही से लव मैरिज करके बैठ गया। स्टाइलिश साड़ी क्या कम थी इसकी, जो अब ये सूट पहनने पर उतर आई है। सच में माँ, बात का बतंगड़ बनाना तो कोई तुमसे सीखे। भाभी के सूट में खराबी ही क्या है? भाभी आप इस कपड़े में बहुत अच्छी लग रही हैं। अब बाहर चलते हैं वरना हमारी मूवी छूट जाएगी। हाँ हाँ, माँ की यहाँ किसको पड़ी है, जाओ वरना तुम्हारी मूवी छूट जाएगी। पर मेरी बात भी कान खोलकर सुन ले, मैंने तेरी इतनी सारी बात मानी है तो बदले में एक बार तुझे भी मेरी माननी होगी। बाहर घूंघट में जाना। माँ तुम कौन से दशक में जी रही हो? तुम्हें पता नहीं है क्या कि मैं नहीं चाहता कि मेरी बीवी घूंघट करे? तुम जैसी हो वैसे ही चलो रूपल। आशा के कुछ कहने पर राकेश और काजल रूपल का पूरा साथ देते हैं। कुछ देर में वो तीनों घर से बाहर निकलते हैं, जहां बालकनी पर खड़ी होकर आकांक्षा पौधों को पानी दे रही होती है और उसकी नजर अपने पड़ोसन रूपल पर पड़ती है, जो अपने पति का हाथ पकड़कर मूवी देखने के लिए जा रही होती है। रूपल का कितना अच्छा है, उसने लव मैरिज करी है, उसके पति भी कितने सपोर्टिव हैं और सास भी कितनी अच्छी है। काश कि मैंने भी लव मैरिज की होती तो शायद मुझे भी मेरी पसंद के कपड़े पहनने दिए जाते। आकांक्षा पौधों को पानी देकर नीचे आती है और उसकी सास अपनी बेटी को कपड़े के लिए सुना रही होती है। अरे ये कैसे कपड़े पहन लिए हैं तूने? लगता है हमारी पड़ोसन के बच्चों का असर पड़ रहा है तुम पर। तुम्हारे हाथ और बाजू तो दिख रहे हैं, इस जीन्स के ऊपर कुर्ती डालकर आओ जाओ। क्या माँ, तुम भी ना कितनी बुरी हो, अब कौन लड़की बहन जी बनकर रहती है? अच्छा, ढके हुए कपड़े पहने तो इंसान बहन जी बन जाता है? हमारे जमाने में हमने ऐसे कपड़े कभी देखे भी नहीं जैसे तुम पहनते हो, और मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे मेरी पड़ोसन आशा के बच्चों की तरह हों। उसके बेटे ने तो लव मैरिज करी है, देख लेना जैसे उसके बेटी की चाल चलन है वो भी लव मैरिज ही करेगी। पर तुझे उसकी तरह बनने की जरूरत नहीं है। माँ जी तो अपनी बेटी को उसकी पसंद के कपड़े नहीं पहनने देती, फिर मैं तो बहू हूँ, मुझे क्या ही पहनने देंगी? आकांक्षा खड़ी खड़ी ये सब देखकर सोच ही रही होती है कि अचानक से उसके सिर का पल्लू सरक जाता है और शांति आकांक्षा को भी सुनाना शुरू कर देती है। बहू तेरा ध्यान कहाँ है? अब क्या तुझे सर पर पल्लू भी नहीं रखा जाता? कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुझे भी हमारी पड़ोसन की बहू की हवा लग गई है? नहीं नहीं माँ जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इतना बोलकर आकांक्षा जल्दी से अपने सिर पर पल्लू रखती है और रसोई में खाना बनाने के लिए चली जाती है। अब कुछ ही देर में शांति थोड़ी सी कढ़ी लेकर आशा के घर आती है और उससे कहती है, आशा बहन कैसी हो? आज मेरे घर में कढ़ी बनी है और तुम्हें मेरी बहू के हाथों की कढ़ी बहुत पसंद है ना, इसलिए सोचा थोड़ी सी लेकर आ जाऊं। वैसे तुम्हारी बहू नजर नहीं आ रही। अरे शांति, भूल गई, आज शनिवार है। शनिवार को मेरे दोनों बच्चों की छुट्टी रहती है। गए हैं वो लोग मूवी देखने के लिए, आएंगे अब सीधा रात को। पर जो भी कहो आशा, तुमने अपनी बहू को बहुत छूट दे रखी है। पहले तो तुमने अपने बेटे को लव मैरिज करवा दी, फिर तुमने अपनी बहू का घूंघट हटवा दिया, यहाँ तक कि तुम्हारी बहू बाहर भी निकलती है तो सर पर पल्लू नहीं रखती। और मैंने उस दिन तुम्हारी बहू को फैशन वाली साड़ी में देखा था। तुम तो बहुत बदल गई हो। इतनी छूट देना सही नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी बहू के चलते तुम्हारी बेटी भी हाथ से निकल जाए। 1000 रुपए चाहिए। पूनम बेटा, कितनी बार कहा है तुम्हें, ऐसी छोटी मोटी रकम के लिए मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है। मेरा वॉलेट अंदर ही रखा है, जितने चाहिए उसमें से ले लो। मेरी तरफ से भी 5000 रखो और अच्छे से शॉपिंग करना। और हाँ, लोकल मार्केट से लेने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें पता है ना, यही घर के पास एक नया मॉल खुला है, वहाँ जाना, वहाँ के कपड़ों की क्वालिटी काफी अच्छी है। और अगर पैसे कम पड़े तो मुझे कॉल कर देना। आप लोग बहुत अच्छे, आप मेरा कितना ख्याल रखते हैं। मैं बहुत लकी हूँ जो मुझे इतने अच्छे पापा और इतने अच्छे भैया मिले हैं। अपने भाई और पिता के वॉलेट से ढेर सारे पैसे लेकर पूनम अपनी सहेलियों के साथ नजदीकी मॉल में जाकर ब्रांडेड कपड़ों की शॉपिंग करने लगती है। तो वहीं घर की सफाई करने के बाद घर की सबसे बड़ी बेटी सुधा जब अलमारी से अपने कपड़े निकालने लगती है तो ये क्या, ये सूट तो काफी छोटा हो गया और ये वाला फट गया है और इस वाले की तो हालत ही खराब है और एक तो धुलने के लिए गया है और एक जो मैंने पहना है बस यही बचा है। मेरे पास तो बिल्कुल भी कपड़े नहीं है। लगता है अब मुझे भी थोड़े कपड़ों की शॉपिंग करनी होगी।
सुधा कपड़ों की शॉपिंग के लिए पैसे मांगने कैलाश के पास आती है। पापा, मेरे पास सारे कपड़े छोटे हो गए हैं और फट गए हैं। मुझे थोड़े पैसे चाहिए थे, शाम को बाजार लगेगा ना, तो वहाँ से कुछ कपड़े ले आऊंगी। अरे मेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं है, जाकर अपनी माँ से मांग लो। आपके पास तो कभी पैसे होते ही नहीं है, और आपने अभी तो पूनम को इतने सारे पैसे दिए थे, मुझे तो 1000 रुपए ही चाहिए। तू अपना मुकाबला मेरी बेटी से मत किया कर, समझी? उसने और तुझ में जमीन आसमान का फर्क है। अब जा यहाँ से। सुधा अब अपने कमरे में बैठकर रो रही होती है कि तभी वहाँ ममता आती है। सुधा बेटा मत रो, तू तो जानती है ना अपने पापा को कि वो कैसे हैं। मेरे पास भी इस वक्त पैसे नहीं है, वरना मैं तुझे दे देती। पूनम के कुछ पुराने कपड़े रखे हैं, मैं वो लेके आती हूँ। मैं और पूनम हम दोनों ही इस घर की बेटियां हैं, लेकिन फिर हम दोनों में इस तरह भेदभाव क्यों किया जाता है? पूनम ने शॉपिंग के लिए 5000 रुपए मांगे और पापा भैया ने उसे 20-25 हजार रुपए दे दिए, लेकिन जब मैंने 1000 रुपए मांगे तो उन्होंने मुझे डांट दिया। पापा और भैया को देख देख कर मुझे अब धीरे धीरे मर्द जात से नफरत हो रही है। दरअसल सुधा कैलाश की सगी बेटी नहीं थी। ममता के पति आलोकनाथ की सुधा के पैदा होने के 2 साल बाद ही मृत्यु हो गई थी, जिसके चलते ममता के घर वालों ने ममता की शादी कैलाश से करवा दी थी। आपने तो पूरे कमरे में कागज ही कागज फैला रखे हैं। हाँ, ये सारे मेरे प्रॉपर्टी के पेपर हैं। वैसे तुमसे एक बात पूछनी थी, तुम्हारे पहले पति आलोकनाथ की कोई जायदाद वगैरह थी या नहीं, जो उन्होंने सुधा के नाम पर करी हो? हाँ, उनकी जायदाद है और उन्होंने वो सुधा के पैदा होते ही उसके नाम कर दी थी। जब सुधा 18 साल की हो जाएगी ना, तब उसका उस पर लीगल अधिकार होगा। कैलाश को जब सुधा के नाम की जायदाद के बारे में पता चलता है तो वो करोड़ों की निकलती है, जिसके लालच में आकर कैलाश वकील को पैसे खिलाकर एक झूठी जायदाद के पेपर तैयार करवाता है। बस अब कुछ सालों का और इंतजार है, फिर जैसे ही सुधा इन कागज पर साइन करेगी तो सारी जायदाद मेरी हो जाएगी। बड़ी मुश्किल से ये कागज बनाए हैं मैंने। सुधा के नाम पर जो वसीयत है उसे देखकर तो वकील ने कागज बनाने से साफ इनकार कर दिया था। इन कागज को संभाल कर रखना पड़ेगा, अगर इन्हें नहीं कुछ हो गया तो दोबारा से कागज नहीं बन पाएंगे। कैलाश फिलहाल के लिए उन कागज को बिस्तर पर रखकर फ्रेश होने के लिए बाथरूम पर चला जाता है। ठंड का मौसम शुरू हो चुका था। सुधा अपनी माँ के साथ बैठकर आंगन में आग जलाकर हाथ ताप रही होती है कि तभी जैसे ही आग बुझने को आती है तो सुधा कागज को ढूंढते हुए कैलाश के कमरे में आती है और बिस्तर पर रखे उन कागजों को ले जाकर आग में जला देती है। और जब ये बात कैलाश को पता चलती है तो वो उसे सुधा को गुस्से में थप्पड़ मार देता है। ये आप क्या कर रहे हैं? इस तरह कोई छोटे बच्चे पर हाथ उठाता है क्या? और क्या था उन कागज में जो आप इतने गुस्से में? अगर इतने जरूरी थे तो आप मुझे दे देते, मैं संभाल कर रख देती। चुप करो, तुम्हारी गलती की वजह से इसलिए तो उन कागज को जलाया। तुम क्या अंधी हो गई थी? दिखाई नहीं दिया जब ये उन कागज को जला रही थी? इसमें माँ की कोई गलती नहीं है, वो तो पड़ोस वाली आंटी से बात करने में लग गई थी, उनका ध्यान नहीं गया। सॉरी। शांति, अब तुम्हें क्या ही बताऊं, मेरे तो समझो दोनों बच्चे हाथ से ही निकल चुके हैं। बेटे ने जबरदस्ती जिद करके लव मैरिज कर ली, फिर अपनी बीवी का घूंघट हटवा दिया। बहू अपने हिसाब से साड़ी पहनने लगी है और अब तो वो सूट भी पहनने लगी है, और कुछ बोलो तो बीवी के लिए मुझसे लड़ने लगता है। एक नंबर का जोरू का गुलाम हो गया है मेरा बेटा। गलती कर दी मैंने अपने बेटे की लव मैरिज करवाकर। अरे बहन, लव मैरिज वाली बहू होती ही ऐसी हैं, काम की न काज की, दुश्मन अनाज की। इसीलिए मैंने तो अपने बेटे की अरेंज मैरिज करवाई है और बेटी की भी अरेंज ही करवाऊंगी, ताकि कोई मुझ पर उंगली ना उठा सके, जैसे आज तुम्हें बोलते हैं सब। कुछ देर शांति आशा से बात करके अपने घर चली जाती है और रात को आशा के बहू बेटे और बेटी घर आते हैं। आ गए तुम सब, पेट तो भरा होगा। माँ के बारे में तो सोचते ही नहीं हो। माँ तो नौकरानी है ना, जो घर में करती रहे। बहू, तुझे तो थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती? तू इस घर की बहू है। शांति की बहू को देखो, बेचारी घर से बाहर भी नहीं निकलती, हर वक्त साड़ी और घूंघट में रहती है और घर के सारे काम भी करती है। पर तूने तो पता नहीं मेरे बेटे पे ऐसा कौन सा जादू किया है कि मैं कुछ तुझे बोलूं तो दर्द उसके सीने में उठता है। माँ जी, आप तो मेरी माँ जैसी हैं। आप मुझे एक क्या 100 बातें बोली, और हम सबको भी भूख लगी है। मैं जानती हूँ हमारे जाने के बाद आप ही ने सारा काम किया है, इसलिए आप आराम कीजिए, खाना मैं बना दूंगी। रहने दे बहू, मैं तेरे भरोसे थोड़ी ना बैठी रहूंगी। खाना मैंने बना दिया है, तू बस खाना निकाल दे। आशा के कहने पर रूपल सभी के लिए खाना परोसती है और धीरे धीरे आशा का गुस्सा ठंडा होने लगता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। माँ जी, आपके जोड़ों में दर्द रहता है ना? कितनी बार बोला है आप ऊपर नीचे मत कीजिए, आप अपनी दवाई लेकर आराम कर लीजिए। मैं पहले ऊपर छत पर कपड़े डालकर आ जाऊँ, फिर आपके पैर दबाती हूँ। पैर दबाना छोड़, थोड़ी तू तरीके के कपड़े पहनना सीख जाती। हर कोई मुझे यही बोलता है कि तेरी बहू को कपड़े पहनने की तमीज नहीं।
माँ जिसको जो बोलना है बोलने दो, मुझे तो अपनी भाभी के सारे कपड़े बहुत पसंद है। और एक बात हमेशा याद रखना, पड़ोसी आपकी सेवा करने नहीं आएंगे। काजल की बातें सुनकर चुपचाप आशा अपने कमरे में बैठ जाती है और रूपल गीले कपड़े लेकर छत पर जाती है और छत पर कपड़े डालते हुए उसकी नजर अपनी पड़ोसन आकांक्षा पर पड़ती है। अरे आकांक्षा, तुम तो बड़े दिनों बाद नजर आई, सब ठीक तो है? हाँ, सब कुछ बहुत अच्छा है। वैसे बहुत जल्द दिवाली आ रही है, तुम तो बहुत अच्छे कपड़े पहनती हो। तुमने सोचा है इस बार तुम क्या लेने वाली हो? हाँ, दिवाली के लिए तो मैंने बहुत कुछ सोचा है, बस ड्रेस समझ नहीं आ रही। वैसे मैंने कुछ ड्रेस की कलेक्शन रखी है, मैं तुम्हें किसी दिन दिखाऊंगी। मैं तो कहती हूँ ये हम दोनों की ससुराल में पहली दिवाली है, तो क्यों ना कुछ नया ट्राई करें। मैं क्या ही कुछ नया ट्राई करूंगी, मुझे तो अपनी सास के हिसाब से रहना पड़ता है। तुम्हारी सास तो बहुत अच्छी है, तुम्हें हर तरह के कपड़े भी पहनने देती है। तुम तो अपने पति के साथ घूमने के लिए भी जा पाती हो। आकांक्षा, सभी की सास अच्छी होती है, तुम्हारी सास भी अच्छी है, बस तुम्हें उन्हें सही रास्ते पर लाना होगा। मेरी सास ऐसे ही थोड़ी ना मानी है। अगर मेरा पति मेरा साथ ना देता तो मैं कुछ भी ना कर पाती। इसीलिए पहले अपने पति का साथ पाओ, फिर देखना कैसे तुम्हारी सास भी बदलती है। रूपल कपड़े डाल के नीचे आती है और अपनी सास के कमरे में जाकर सबसे पहले अपनी सास के पैर दबाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन रूपल काजल के साथ करिश्मा के घर आती है, जहां चारों नंद भाभी एक साथ बैठकर दिवाली के लिए कुछ ड्रेस पसंद करने लगती हैं। मैंने तुम्हें बताया था ना आकांक्षा, उस दिन की मैंने कुछ कलेक्शन सेव करे हैं दिवाली के लिए, देख लो तुम्हें क्या पसंद है। भाभी, आपकी पसंद तो सच में काफी अच्छी है। मैंने कहा था ना, दिवाली की शॉपिंग के लिए मेरी भाभी सिर्फ बात करते हैं, उनके आइडिया हमेशा हट कर होते हैं। और हमने तो सोच लिया है इस बार दिवाली में हम अपनी माँ को भी कुछ यूं ही ड्रेस देंगे और घर की डेकोरेशन भी काफी अच्छे से करेंगे। सच में तुम्हारी पसंद तो बहुत अच्छी है, मुझे भी ये ड्रेस काफी अच्छी लग रही है। दिवाली पर अगर